नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज दरअसल हम श्रवण गर्ग जी से जानेंगे कि क्या है उनकी राय इजराइल, इराक, ईरान, गजा, पैलेस्टाइन, और जो एक दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है। कारण कारण बहुत स्पष्ट है। आज ही के दिन एक साल पहले इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने घुसकर जो हमला किया, उसमें 1200 इजरायलियों को जान से हाथ धोना पड़ा। उससे बड़ी संख्या में बच्चे और मासूम महिलाएं थी। और उसके बाद से जो जो सिलसिला बदला लेने का इजराइल ने शुरू किया है, एक साल बाद गजा लगभग एक ऐसी जगह बन गई है जहां रहना असंभव सा हो गया है, अनलिवेबल। 75% घर बुलडोज हो चुके हैं। वहां इस वक्त भुखमरी की हालत है। वहां जिंदगी एक तरीके से कराह रही है। 41,000 लोग मारे गए हैं इजराइल की बम वर्षा से। 90,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में 10,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। और अब इजराइल ने वही का साउथ लेबनान में शुरू कर दिया है। बेरूत का जो उपशहर है दहिया, वहां पे बम वर्षा हो रही है। ईरान और इजराइल के बीच में जंग इस वक्त पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है किसका क्या हासिल होगा। और इस जंग में एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र की बात सुनने को तैयार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को उसने पर्सन नॉन ग्राटा घोषित कर रखा है। ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरी तरफ ईरान के साथ मजबूती के साथ रशिया, चाइना खड़े हुए हैं, पीछे से, सामने से नहीं, पीछे से। भारत की स्थिति अजीबोगरीब है। वो इजराइल के साथ भी होने की कोशिश कर रहा है और वो फिलिस्तीन के मसले पर भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। इजराइल से आवाजें उठ रही हैं कि दरअसल मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से रीशेप किया जाए, यानी पूरा उसका जोग्राफिया है उसको बदल दिया जाए। इस बीच में श्रवणगढ़ जी से सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो घटना है ये कितनी ऐतिहासिक है, कितनी खतरनाक है, और दुनिया कितने बड़े ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। जी श्रवण जी। देखिए, आपके साथ दिक्कत है आशुतोष जी। जब पूरा देश जो है वो हरियाणा में लगा हुआ है और कल रिजल्ट आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के, हरियाणा के लोग सोच रहे हैं कौन सरकार बना रहा है, हुड्डा का क्या होगा और शैलजा का क्या होगा, या जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। आपको इजराइल की लगी हुई है। पता नहीं आप क्यों ऐसे विषय चुनते हैं कि बिल्कुल लोगों के, मतलब सारी खुदाई एक तरफ और हिंदी का भाई, सच्चे हिंदी का भाई एक तरफ। सर आप ही क्या से सीखा है मैंने ये सब, मुझे और किसी ने नहीं सिखाया है। आप मुझे दोष मत दीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखिए, ये जो 7 अक्टूबर है, जो हमारा जो 7 अक्टूबर है, वो इजराइल के 7 अक्टूबर से अलग है। इजराइल की राजधानी में, जैसे अभी हम जब बात कर रहे हैं तब 6:15 बज रहे हैं, तो वहाँ 3:45 बज रहे होंगे। 2.5 घंटे का फर्क है दोपहर के। और अमेरिका में इस समय सुबह के शायद 8:30 9 बज रहे होंगे, 8:45 9 बज रहे होंगे न्यूयॉर्क में। मतलब 7 अक्टूबर इस समय सब जगह है। पर यह 7 अक्टूबर, हमारा 7 अक्टूबर अलग है, इजराइल का अलग है, और अमेरिका के लोगों के लिए भी थोड़ा अलग है, मध्य पूर्व के लिए अलग है, दुनिया के लिए पूरा अलग है। हम लोग, हमारे जो शासक हैं वो हमें सोचने ही नहीं देते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है।
उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये इस समय का जो समय है, 7 अक्टूबर का कहें या ये जो वक्त गुजर रहा है, ये इजराइल और ईरान और मिडिल ईस्ट के लिए वैसा ही है जैसा अमेरिका के लिए 9/11 था। तो अमेरिका ने 9/11 का बदला अलकायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन को मारकर लिया था, और उसका अंतिम परिणाम यह हुआ था कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया। हम जब बात कर रहे हैं आशुतोष जी, इजराइल के लोग मातम बना रहे हैं। वो मातम इसलिए मना रहे हैं कि पिछले साल 7 अक्टूबर को जब वो लोग जश्न मना रहे थे, कई लोग एक जगह क्लब में म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे थे, इजराइल की फौजें जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं अपनी ताकत के लिए, उनको बेखबर थी पूरी तरह से। और सुबह के करीब 6:30 7 सवा 7 बजे होंगे, तब हमस ने बहुत जबरदस्त हमला कर दिया वहां गाजा पट्टी को पार करके। आपने बताया, आंकड़े बताए हैं, उस हमले में 1200 लोग इजरायली मारे गए थे, 5400 के करीब घायल हुए थे। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की बात यह है कि 100 लोगों को बंधक बनाया गया था हमस के द्वारा। आपने बताया कि क्या किया इजराइल ने फिलिस्तीन में, गाजा में घुसकर क्या किया। उसके बाद 7 अक्टूबर के बाद 41,681 फिलिस्तीनी मारे गए, कोई 96-97 हजार घायल हुए, कोई 19 लाख के करीब लोग शरणार्थी हो गए गाजा में, मतलब पूरे के पूरे गाजा में डिस्प्लेस्ड हो गए। और अब जो लेबनान में चल रहा है उसमें करीबन 10 लाख लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, 1,000 मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है जानने की आशुतोष जी, वो ये कि अपने हजारों सैनिकों को गाजा पट्टी में धकेलने के बाद भी, कोई 20,000 सैनिकों को, टैंकों को, लड़ाकू विमानों को, इजराइल अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाया। 100 बंधक, कुछ लोगों मारे गए, कुछ बंधक मारे गए, उनकी लाशें मिली हमलों में। इतना बड़ा मुल्क जिसका जो इस समय सफर कर रहा है इजराइल, वो ये है कि वो अपने बंधकों को नहीं छुड़ा पाया है। अब हम एक जो चीज समझना चाहते हैं, अपने देश के नागरिकों के इंटरेस्ट के हिसाब से समझना चाहते हैं। इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये कि मिडिल ईस्ट में इस समय क्या चल रहा है, इजराइल में क्या चल रहा है। दूसरा ये कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम लोग कैसे उसको प्रभावित हो सकते हैं, उससे दुनिया कैसे हो सकती है। देखिए, ये इसका जो सबसे बड़ा असर है वो अमरीकी चुनाव पर पड़ने वाला है आशुतोष जी। और हमने पिछली बातचीत में कहा भी था कि ये जो संकट है मिडिल ईस्ट का, ये अगर एस्केलेट होता है और नेतन्याहू अगर ट्रंप के कहे में चल रहे हैं, जैसा कि लग रहा है पूरी तरह से, वो बाइडन के कहने में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रंप उनको एक्साइट कर रहे हैं कि आप इसको बढ़ाइए पूरे मामले को। और इसमें यह है कि अमेरिकी प्रशासन को जितना बाधित किया जाएगा कि वो इजराइल की मदद करे, उतना अमेरिकी जनता जो है बाइडेन के खिलाफ होगी। मतलब बाइडेन के खिलाफ कौन सी जनता होगी? जो डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं वो खिलाफ होंगे, ट्रंप के सपोर्टर्स नहीं होंगे। और ऑलरेडी
जो ट्रम्प के सपोर्ट, जो कमला हैरिस के सपोर्टर्स हैं, वो डिवाइडेड हो गए हैं कि वो बाइडेन के खिलाफ हो गए हैं। और जैसे हमारे यहाँ नोटा है, वैसे वहाँ ये चल रहा है कि वो बैलेट पेपर पर अनकमिटेड को अपना प्रेफरेंस बता दें, क्योंकि ये जो डेमोक्रेट्स हैं वो बाइडेन द्वारा इजराइल को समर्थन के खिलाफ हैं। क्योंकि वो इसलिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पूरा का पूरा नारा है वो ये है कि वो मानवाधिकारों की समर्थक है। आपने बताया कि गाजा में किस तरह से महिलाओं, बच्चों की जानें गई हैं, वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो पूरा का पूरा एक वेव चल रही है वहाँ अमेरिका में, जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक पार्टी को ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर घेर सकती है। और ट्रम्प उसको चाहते हैं बढ़ाना, कि वो जितना ज्यादा कमला हैरिस इस मामले में अनपॉपुलर होंगी, उतना उनको फायदा होगा। तो ये एक तो बड़ा इसका मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि इजरायली अपनी बरसी मनाने की तैयारी कर रहे थे कि 7 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में कैसे मनाएंगे, मतलब 1 साल पूरा होने पर। और इसी बीच इजरायलियों ने महसूस किया, देखा, उनको पता चला कि उसके ठीक 6 दिन पहले 1 अक्टूबर को इसी साल 180 मिसाइलें ईरान ने दागी वहां पर इजराइल के ठिकानों पर। हालांकि जैसा हमने पिछली बार भी बात की थी कि वो मिसाइलें एयर बेसिस पर या इस तरह के ठिकानों पर दागी गई। अब सवाल क्या है? सवाल, जैसा हमने कहा कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये एक वॉर में एस्केलेट होता है कि नहीं। एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है जानने की है, वो ये है कि शनिवार को ईरान ने बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण किया, जिसके ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, पर उसके जो भूकंप के झटके उसके कारण जो पैदा हुए, वो ईरान में भी महसूस किए गए और इजराइल में भी महसूस किए गए। और वो ऐसे क्षेत्र में किया गया जहाँ अर्थक्वेक होता नहीं है, मतलब नॉन सिस्मिक इलाका था वो, जहाँ ये अर्थक्वेक के धक्के महसूस हुए। तो ये तमाम चीजें जो चल रही है। और हालांकि हमारे यहाँ शेयर मार्केट में आज भी गिरावट हुई। जब हम शाम को देख रहा था तो सेंसेक्स में 638 पॉइंट और निफ्टी में 218 पॉइंट गिरे। बताया गया है कि ये मिडिल ईस्ट के कारण हो रहा है। मैं उसको मानने को इसलिए तैयार नहीं हूँ, पहले मानता था, अब इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं है। तो ये पूरा इस सरकार की अस्थिरता का प्रभाव है सेंसेक्स पर, और उसको रंग ये दिया जा रहा है कि ये मिडिल ईस्ट के कारण हो रहा है। तो मैं एक मुद्दा तो, क्योंकि रुपए की डॉलर की पैरिटी में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, और ये तमाम चीजें। अब जो हम जिस चीज को समझना चाहते हैं वो ये समझना चाहते हैं कि जो लोग बार बार बात कर रहे हैं, हमारी डिबेट में भी ये था कि ये जो 1 अक्टूबर को जो मिसाइल हमला हुआ इजराइल में, उसका इजराइल बदला किस तरह से लेता है। हालांकि उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में लगातार कार्रवाई कर रहा है। हिजबुल्लाह को ईरान की प्रॉक्सी मानते ही हैं, हमास को भी मानते हैं कि वो ईरान के फ्रंट्स हैं। वो लगातार लगा है। और आपने बताया कि लेबनान में, साउथ लेबनान से किस तरह से इजराइल ने लोगों को डिस्प्लेस किया, 10 लाख लोगों को वो हमला कर रहा है। पर ईरान के खिलाफ हमला करता है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा है कि ईरान के खिलाफ अगर वो हमला करता है तो ईरान के तेल ठिकानों पर करता है कि परमाणु ठिकानों पर करता है कि दोनों पर करता है। क्योंकि
जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है बाइडेन से कि वो परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। और अमेरिका ने कोई विरोध नहीं किया इसका, बाइडेन ने खुले तौर पर कि नहीं ऐसा नहीं है। बाइडेन ने फिर अपील की है कि इजराइल को ईरान के तेल के ठिकानों पर और परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना भी है कि जो अमेरिका है वो डबल गेम खेल रहा है कि वो इजराइल के भी साथ है और बाकी दुनिया के साथ है। अब ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है वो किस जगह जाने वाली है, मतलब अब एक जो बड़ा मुद्दा ये है कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी सेना, जो जो जब हमला हुआ था तो वो भौचक रह गया, और मिलिट्री ठिकानों पर भी हमला हुआ था हमास का जो हुआ था, और उसमें जितने लोग घायल हुए थे। तो अब मुद्दा ये है कि इजराइल ने गजा पर तो हमला करके 7 अक्टूबर का बदला ले लिया और पूरी गजा पट्टी को नेस्तनाबूद भी कर दिया, उसके हमास के सरगनाओं को मार दिया। लेबनान में भी हमला करके उसने हिजबुल्लाह के जो चीफ थे उनको मार दिया। पर मुद्दा यह है कि नेतन्याहू क्या करेंगे ईरान के खिलाफ, ये है मुद्दा। और वो मुद्दा क्यों है, उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक कारण मैंने आपको बताया कि ट्रंप की जो दोस्ती है और जो राइटिस्ट हैं, जो जेविश कम्युनिटी है अमेरिका में, वो ट्रंप का दबाव, और नेतन्याहू खुद जो है वो ट्रंप राइटिस्ट लॉबी के दबाव में है, मल्टीनेशनल्स के दबाव में है, बड़ी कंपनियों के दबाव में है, और कमला हैरिस के आने को लेकर काफी बड़े जो घराने हैं वो आशंकित हैं। तो नेतन्याहू जो बहुत खतरे में थे अपने मोर्चे पर, अपने घरेलू मोर्चे पर, कई लोग विरोध कर रहे थे, पूरी जनता ही विरोध में थी वहां, उन्होंने एक वापसी की है और वो काफी पावरफुल हो गए हैं इस समय नेतन्याहू। तो वो अपने आप को अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, क्योंकि वो बिगेस्ट गेनर हैं इस पूरी की पूरी क्राइसिस में, अगर कोई गेन कर रहा है, दो लोग गेन कर रहे हैं। आपने एक तीसरे पक्ष का भी नाम लिया, हमारे भारत के विश्व गुरु का, पर मैं केवल दो लोगों को मान रहा हूं कि वो हैं नेतन्याहू और ट्रंप। और वो जो हैं इस समय बड़े खेल खेल रहे हैं। तो ये लोग जैसे नेतन्याहू जो हैं वो अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए, उनके सामने लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। आपने बताया, मैंने भी बताया कितने लोग मारे गए लेबनान में, कितने गाजा पट्टी में मारे गए, और तमाम जो मारे गए। तो वो इसके जरिए अपने आप को पावरफुल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो शासक हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में कायम रहने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब नागरिकों की बलि ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मारे गए हैं एक बड़ी संख्या में वो सिविलियंस मारे गए हैं, मतलब फिलिस्तीन में भी मारे गए हैं और लेबनान में भी मारे गए हैं, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में मारे गए। इसका मतलब है कि और ह्यूमन राइट्स का बड़ा इशू है, दवा का, फूड का, भुखमरी है वहाँ, मकान तबाह हो गए हैं, बहुत बुरी हालत है। तो ये सब जो चल रहा है और दुनिया भर में इजराइल की भर्त्सना हो रही है, तो अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ईरान और इजराइल दोनों लड़ाई नहीं चाहते हैं, पर दोनों मानते हैं कि अगर एक पर हमला हुआ किसी भी तरह का तो दूसरा उसका जवाब देगा। ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपने प्रभुत्व को दिखाना चाहता है और प्रदर्शित करना चाहता है
कि वह इजराइल को तकलीफ पहुंचा सकता है, उसको हर्ट कर सकता है, अगर उसके जो सहयोगी संगठन है, हिजबुल्लाह है या हमास है या और जो मित्र देश हैं, उनके खिलाफ इजराइल ने कोई कार्रवाई की। दूसरी तरफ इजराइल बताना चाहता है कि ईरान अगर आतंकी संगठनों की मदद करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो ये जो इस समय जो पेच है, एक इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि इजराइल की पूरी कार्रवाई ने दुनिया के तमाम मुल्कों की न्यूट्रलिटी को भी और उनके पूरे के पूरे फॉरेन पॉलिसी को एक्सपोज कर दिया है। और उसमें सबसे कमजोर अगर कोई साबित हुआ है तो अमेरिका साबित हुआ है कि वो जो अपने आप को दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर देश मानता है, उसका इजराइल ने कहना मानने से इनकार कर दिया कि वो नहीं मान रहा है, और वो साथ में दबाव भी डाल रहा है कि आप हमको हथियार भी दीजिए और पैसा भी दीजिए, और वो दोनों दिए जा रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि जो हमारे जैसे देश हैं, इंडिया जैसे देश हैं, जो बेसिकली फिलिस्तीन के मित्र रहे हैं, अगर आप इंदिरा जी के ज़माने में देखें, यासिर अराफत का ज़माना देखें, जब यासिर तो अराफत तो इंदिरा जी को बहन मानते थे, तो हमारी जो पूरी पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, और हम फिलिस्तीनियों के हक में जो बात करते थे, उनके होमलैंड की बात करते थे, और हमारी पूरी की पूरी पॉलिसी एक्सपोज हो गई है। हम यूक्रेन में तो मध्यस्थता करने को तैयार हैं, पर यहाँ हम लोगों की आवाज़ बंद है। हम मतलब केवल ये कह रहे हैं कि, और जब संयुक्त राष्ट्र में जब प्रस्ताव आता है तो हम अमेरिका के साथ एब्सटेन हो जाते हैं। वहाँ जब गाज़ा पट्टी को लेकर प्रस्ताव आता है कि वहाँ इजरायली कार्रवाई बंद होना चाहिए, तो जिन लोगों ने एब्सटेन किया उसमें अमेरिका के साथ भारत भी है और ऑस्ट्रेलिया भी, कई देश हैं। तो इसमें जो एक्सपोज हो गए हैं देश, और हमारे विश्व गुरु भी एक्सपोज हो गए हैं, अमेरिका भी एक्सपोज हो गया है, वो सबसे बड़ा ये जो इसको कहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, उसमें बहुत ज़्यादा जो जो देख रहे हैं, मतलब पूरी पूरी मिडिल ईस्ट के लड़ाई को देख रहे हैं, पूरी एक एक चीज़ को देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। जैसे आज भी इजराइल का एक सैनिक मारा गया वहाँ लेबनान में, वो जो वॉच कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा, मिडिल ईस्ट के जो वॉचर्स हैं उनके लिए बड़ा शॉकिंग है कि ये दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, उनका इस समय रोल कितना ज्यादा नेगेटिव। संदेहास्पद हो गया है। तो अगर इनका रोल संदेहास्पद है कि वो अपने नागरिकों को एजुकेट भी नहीं करना चाहते, बताना भी नहीं चाहते, आगाह भी नहीं करना चाहते कि दुनिया के सामने इसके खतरे क्या हैं, अपने ही नागरिकों को नहीं बताना चाहते कि मिडिल ईस्ट की क्राइसिस अगर बढ़ती है तो उसके परिणाम भारत के 140 करोड़ लोगों को क्या होंगे। हालांकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो इतने बढ़ गए हैं, जो आज फिगर्स आए हैं उसमें हम दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो अब हमारा तो कंसर्न ही अलग है। हम लोग ह्यूमन राइट्स के मामले में कहाँ खड़े हैं, वो तो खैर जो दुनिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बताती हैं। इसलिए आशुतोष जी, ये जो वक्त है ये थोड़ा सा संवेदनशील है और सेंसिटिव है। ऐसे टाइम पर हम लोगों को, जो भारत के नागरिक हैं, जिनके बहुत सारे लोग विदेशों में काम भी कर रहे हैं, स्टेक्स भी हैं, कई चीज़ें भी हैं, उनके लिए ये वक्त जो है थोड़ा सा चीज़ों को समझकर रिएक्ट करने का है। तो मेरा मानना है कि हम चुनाव के नतीजों का बेशक कल इंतजार करें, पर हमको ये भी देखना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। मतलब सफरिंग, इजराइल में नागरिक सफर कर रहे हैं नेतन्याहू के कारण नागरिक सफर कर रहे हैं, फिलिस्तीन में नेतन्याहू के कारण सफर कर रहे हैं, लेबनान में। तो एक शासक जो है अपनी नीतियों से कितने लोगों को
दुख पहुंचा सकता है। ये इसका कंक्लूजन है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।